हम जो अभी हमारा देश करवट ले रहा है, युवा की सोच बदल रही है और देश अब चाँद पर जाने की तैयारी में है। तो लेकिन हम अपने संस्कृति और संस्कारों के साथ में चाँद पर जाएँ, तो हमारा देश जो है ना, वो दोबारा से विश्व गुरु बनेगा। हम जो भी काम करें, उसमें ये ध्यान रहे हमारे कि हमारे संस्कार उसमें कहीं छुप ना जाएँ, कहीं दब ना जाएँ, हमारी संस्कृति कहीं पर विलुप्त ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना राजवीर पीलवान और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल एक नई क्रांति से। और आज की इस वीडियो में जो मैं आपसे परिचय कराना चाह रहा हूँ, वो शख्सियत, आर्टिस्ट कहूँ, कवि कहूँ, एक बिजनेसमैन कहूँ, एक सोशल वर्कर कहूँ, मतलब इतनी सारी खूबियों के मालिक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आर्टिस्ट श्री राजेश कुमार जी से आज मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। तो आप सभी का स्वागत है। तो हम स्वागत करते हैं राजेश कुमार जी का। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो सर, सबसे पहला जो मैं सवाल आपसे यही कहूँगा कि जो आपने इतनी सारी मैंने अभी बताई हैं, सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा जीवन परिचय जिसे कहें तो वो हमें हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं राजेश कुमार, मेरे दादाजी थे चौधरी रघुवीर सिंह और उनके दूसरे नंबर के बेटे चौधरी जिले सिंह का मैं दूसरे नंबर का पुत्र हूँ। गांव दल्लुपुरा है मेरा और निवास अभी शाहदरा में है। तो सर, जैसे अभी आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आर्टिस्ट हैं और एमडी हैं कॉस्मोस ग्रुप्स ऑफ एजुकेशंस के, और सोशल वर्क में भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे मेंटेन करते हैं? सबसे पहला सवाल तो मेरा यही आपसे रहेगा। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो होता है टाइम मैनेजमेंट। जी। अगर आपके पास में सही टाइम मैनेजमेंट है तो आपने जितनी भी चीज़ें आपने कोई प्लान की हैं उनको आप उसके अनुसार इतने सहज भाव से करते चले जाएंगे कि उसमें किसी भी तरह का व्यवधान नहीं आएगा। अगर आपके पास में टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो फिर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट हो, हर चीज़ को हम प्लान करें और प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो टाइम जितना जिस काम के लिए दिया है जी, ईमानदारी से उतना समय उसको दें, तो आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो सर, जो ये आर्ट है, आप लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम है और कलाश्री सम्मान जैसे कई सम्मान आपको मिल चुके हैं। तो ये जो आर्ट का शौक था, आपको कहाँ से और कैसे और कब शुरू हुआ? देखिए, मैं वैसे एक मायने में कहूँ तो मुझे लगता है कि मेरे ब्लड में था। अब ब्लड में इसलिए कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, तो मैं माँ को देखता था कि वो कागज़ से जो हमारे बच्चों की कापियाँ भर जाती थी, उनसे उनको भिगो करके फिर उसमें मुल्तानी डाल करके फिर उनको कूट करके उनसे कुछ कुछ जो है वो आकृतियाँ बनाती थी, बर्तन बनाती थी, कुछ कोई चीज़ें बनाती थी। ऐसे ही बना करके वो हमें भी खेलने के लिए ना, वो कुछ गाय बना दी, भैंस बना दी, बैल बना दिया, ऐसी चीज़ें बना करके हमें खिलौने के रूप में हमें देते थे। तो उनको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कला प्रविष्ट हो गई अंदर। तो मैं जब 6th क्लास में था, 6th क्लास में जो आर्ट का पेपर था, तो उसमें मेरे 100% मार्क्स आ गए। जी। तो वो शायद मेरी गलतफ़हमी थी, मुझे लगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ क्लास में। मुझे लगता है कि और बच्चों के भी आए होंगे। तो उससे मेरा भाव जगा कि मैं ये शायद कला अच्छी कर लेता हूँ। तो मैंने फिर स्केच करना शुरू किया। जी। अब स्केच में भी जो हमारे महापुरुष थे उनका कहीं फ़ोटो मिल गई। एक उस टाइम पर पार्ले जी बिस्किट का रैपर आता था, उस रैपर को मैंने बना दिया। बना करके जब मैंने टीचर को दिखाया तो उन्होंने बहुत प्रशंसा की। तो वो धीरे-धीरे मैं स्केच करता गया और मेरा ये शौक़ और ज़्यादा डेवलप होता गया और वो वहाँ तक पहुँचा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। जी, जी। तो एक विशेष थीम आप लेके चलते हैं, विनायका कहें या गणेशा कहें, तो ये प्रेरणा कहाँ से, मतलब आपने
यही क्यों चुना? हाँ, बेसिकली ये मैंने चुना नहीं था। मैंने बताया जैसे कि मैं महापुरुषों के स्केच बनाता था, स्केच से फिर मैं पेंट पे काम करने लगा, तो पेंटिंग में मैंने कोई झोंपड़ी बना दी, जंगल का सीन बना दिया, कोई सीनरी बना दी। इस तरह से मैं कुछ भी जो भी कुछ देखता था उसको बना देता था। इसको बनाते हुए जब मैं लेकिन गणेशा जो है ये मुझे ईज़ी लगता था बनाना, जी। तो मैंने ये ईज़ी भाव से इनको कुछ-कुछ बनाने शुरू किए। तो जब कुछ बन गए तो मेरे गुरु थे जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री साहिब सिंह वर्मा जी। तो मैंने एक एग्ज़िबिशन लगाई, तो उसका पहली एग्ज़िबिशन थी, उसका इनॉग्रेशन श्री साहिब सिंह वर्मा जी ने किया। तो उन्होंने मुझे वहाँ से ये किया कि ये ना ये तो सब बनाते हैं, तुम ना सिर्फ़ गणेशा बनाओ। जी। तुम गणेशा बनाओगे तो तुम्हारा एक टॉपिक हो जाएगा, इस टॉपिक में तुम्हारा एक दिन रिकॉर्ड बन जाएगा। जी। तो उस दिन उनकी कही हुई बात मुझे क्लिक की और मैंने फिर गणेशा पर काम करना शुरू किया और मैं इतना रम गया कि मेरी आराधना भी होने लगी, साधना भी होने लगी और ये मेरा आर्ट भी उसमें बनने लगा और मेरी रुचि ये जग गई कि फिर मैं किसी को भी कुछ भी देखूं तो वहाँ मुझे गणेशा दिखने लगे और उसी आकृति में मैं क्रिएशन को ये करते-करते और 3000 के अधिक तक मैं गणेशा बना चुका अभी तक। तो 3000 जो मतलब आपने बताए हैं कि 3000 गणेशा आप बना चुके हैं, तो ये जो मटेरियल है या वो करीब 3000 सारी एक सी हैं या अलग-अलग कुछ इस तरह का 2-4 एक सी मिलती हों, कुछ ऐसा? हाँ, ये मैं बताऊँ आपको कि मैंने 300 से अधिक इसमें मटेरियल का प्रयोग किया है और सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी ये होता है कि मैं ये सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आज के टाइम में क्या है कि बच्चों को वो ये कि भई आईएएस बन, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन कोशिश करते हैं थोपने की। जी, जी। लेकिन हमें थोपना नहीं चाहिए, हमें पहचान करनी चाहिए कि मेरे बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है, क्या कला है, रुझान कहाँ है उसका। और अगर उसको प्रोत्साहन देंगे, तो उस फ़ील्ड में वो शायद ज़्यादा अच्छा करके जाएगा। तो मुझे इसमें प्रोत्साहन मिला जब मेरी आर्ट को किसी ने देखा और मुझे प्रोत्साहित किया, तो उसमें से ही रास्ते निकलते चले गए। तो फिर मुझे ध्यान में आया कि ये एक मेरी साधना भी हो गई, आराधना भी हो गई, ये मेरा जो है ना आर्ट भी हो गया। किंतु मैं इसमें क्या मैसेज मैं दे रहा हूँ समाज को? जी। जब मेरा ये भाव आया तो मैंने जो वेस्ट मटेरियल था, तो वेस्ट को बेस्ट कैसे किया जा सकता है, इस पर मेरा ध्यान गया। तो मैंने घर में जो कुछ वेस्ट दिखता था, उसका प्रयोग करना शुरू किया और उसको प्रयोग करके वो मैंने कोई प्लास्टिक के तार मिल गए तो उससे, कोई टेप मिल गई तो उससे जो भी कुछ मुझे पेड़-पौधे, पत्ते मैं नेचुरल कलर बनाने लगा और इसको धीरे-धीरे ये संख्या 300 से अधिक मटेरियल की पहुँच गई जो मैंने अभी तक प्रयोग किए हैं। और ये प्रयोग मेरा निरंतर जारी है और इसको मैं चाहता हूँ कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी ये शिक्षा दें कि इससे हमें एक तो हमारा क्रिएशन डेवलप होता है, दूसरा हम पर्यावरण की रक्षा हम कर पाते हैं कि जो प्लास्टिक हम इतना ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं जो हमारे पर्यावरण को बिल्कुल दूषित कर रहा है और उस पर सरकार भी काम करती है, लेकिन हमें सिर्फ सरकार के ऊपर ही हर चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हम इस भारत के नागरिक हैं तो हमें चाहिए कि हमारी भी जिम्मेदारी तो उस जिम्मेवारी को समझते हुए जो हम उस वेस्ट को जो पर्यावरण को दूषित करता है उसको डंप करने की जगह अगर क्रिएशन में लगा दें तो वो कृति अमर हो गई और हमने एक अंश भर ही किया लेकिन पर्यावरण को सहयोग कर दिया। तो इस भाव से मैं अभी तक लगभग 20,000 बच्चों को ये विधा मैं सिखा चुका हूँ और जो अभी भी मैं सिखाता हूँ जहाँ-जहाँ भी मुझे अवसर मिलता है और ये शिक्षा मैं बिल्कुल निःशुल्क देता हूँ। तो सर जैसे आपने बताया अभी तो मुझे किसी शायर की 2 लाइन याद आ रही हैं कि है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर, कोई खुद पद चिन्ह बनाता है। तो मतलब मैं समझूं कि एक अलग से रास्ता आपने बनाया अपने लिए, ये भी माना जी, ये मेरी जो पृष्ठभूमि है वो मैं किसान परिवार से आता हूँ। वही तो कला का तो कहीं से भी उसका कोई संबंध नहीं था। बस ये था कि वो जो ग्रामीण कला होती है उससे मैंने उसको पकड़ा और उसको पकड़ करके और नए-नए उसमें मैं
प्रयोग करता रहा प्रयोग करते हैं। और वो नई नई कृति बनती चली गई। जी, तो अभी आपने बताया ग्रामीण ही एक तरह से परिवेश था, तो मैं नहीं समझता कि पीछे जो ज़्यादा जो एजुकेशन की तरफ से आप वही पता लगा, मुझे जानकारी मिली है कि एजुकेशन जो ग्रुप है, कॉस्मोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन, उसके भी आप एमडी हैं। इसे एक बिजनेस भी कह सकते हैं, हम व्यवसाय के रूप में भी ले सकते हैं। तो जो किसान की पृष्ठभूमि रही है और एक आर्टिस्ट और बिजनेसमैन, ये कैसे मतलब मैच कर रही हैं? देखिए, इसमें मैं बताऊं आपको कि किसान, शुद्ध किसान परिवार से मैं हूं। जी। मेरे पिताजी 4 भाई थे। सबसे बड़े थे चौधरी स्वरूप सिंह सरपंच जी, जो फैमिली हेड थे। उनसे छोटे थे चौधरी जिले सिंह, उनसे छोटे थे चौधरी मामराज सिंह और सबसे छोटे थे चौधरी प्रेमराज सिंह। जी। जिनमें जो सबसे छोटे थे सिर्फ वही पढ़े हुए थे। अच्छा। बाकी 3 भाई जो है वो स्कूली शिक्षा वो परिस्थितिवश नहीं ले पाए। जैसा गांव में तो वो परिवार को संभालने में लगे रहे। लेकिन जब वो किसानी करके और दूसरे व्यवसाय की तरफ वो चले, तो मेरे पिता को ये आभास हुआ कि शिक्षा का महत्व जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। जी। तो उस शिक्षा के महत्व को समझते हुए फिर उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रयास किया, और उस प्रयास करने में उन्हें ये था कि क्वालिटी वाली शिक्षा देने में और संस्कार वाली शिक्षा देने में उनकी रुझान बढ़ा। और उन्होंने अपने बच्चों को जब ये शिक्षा दी, तो उसी शिक्षा का परिणाम था कि जो शिक्षण संस्थान हमने स्थापित किए, अगर हमारे पास शिक्षा नहीं होती तो शिक्षक संस्थान हम स्थापित नहीं कर सकते थे। शिक्षण संस्थान स्थापित किए, और वो है इस भाव से किए कि जहाँ पिछड़ा हुआ इलाका है, जहाँ ग्रामीण इलाका है, अधिकतर स्कूल हमने स्थापित वहाँ किए जहाँ ज़्यादा शिक्षा की आवश्यकता थी। और आप समझते हैं कि शिक्षा की आवश्यकता जो पिछड़ा हुआ इलाका, ग्रामीण इलाका है, उसमें अधिक थी उस वक्त, जिस वक्त हमने स्थापित किए। अभी तो थोड़ा सा दुनिया ने करवट ली है और बहुत दुनिया एक बहुत छोटी हो गई है, कनेक्ट हो गई है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब हमने स्कूल प्रारंभ किया तो वहाँ उस वक्त शिक्षा की हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा आवश्यकता थी। तो कॉस्मोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शक। हाँ, कॉस्मोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन ये पूरे दिल्ली एनसीआर पंजाब तक 12 स्कूल, सीनियर सेकेंडरी और 2 कॉलेज इसके अंदर चलते हैं, जो श्रीमती बलदेवी देवी मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी रन करती है जिनको। और इसमें से 3 स्कूल हम ऐसे चलाते हैं जो नो प्रॉफिट नो लॉस पर हैं। जैसा आपने कहा था कि इसको व्यवसाय भी मान लें। पहले स्कूल परोपकार के लिए स्थापित होते थे, लेकिन आज व्यापार और परोपकार दोनों के लिए स्थापित होते हैं। तो उस परोपकार की भावना को रखते हुए हम ऐसे विद्यालय भी चलाते हैं जहां नो प्रॉफिट नो लॉस बहुत मिनिमम चार्जेस पर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो सर, मतलब बहुत ही अच्छी जो आपकी जर्नी है वास्तव में ही। मैं अगर कहूँ कि मिलेगी मंजिल परिंदों को, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं, और जो खामोश रहते हैं लोग, वो उनके हुनर बोलते हैं। तो शायद खामोशी से आप इस तरह से मतलब बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर सोशल वर्क, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले भी दर्शकों को बताया कि सोशल वर्क, तो सोशल वर्क में आपका किस तरह से आप सोशल वर्क करते हैं, किस तरह से, मतलब अगर सोशल में आप किसी विशेष संस्था का या कुछ ऐसा कि आप लोगों को, गरीब लोगों को या किसको, बच्चों को, या किस तरह का सहयोग करते हैं या क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, सोशल वर्क की जो भाव, बेसिकली मेरी दादी उस ज़माने में अपने जो उनका एक अलग सा तरीका था एक सामाजिक काम करने का, समाज को सहयोग देने का। शायद मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। और आज मैं एक तो चौधरी जिले सिंह स्मृति न्यास के द्वारा, जो मैंने अपने पिताजी के नाम से मैंने एक न्यास स्थापित किया, उसके द्वारा हम काम करते हैं। अनेक और जो सामाजिक संस्थाएं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो समाज के काम करने के लिए उन संस्थाओं के द्वारा भी, और जो हमारा एजुकेशन ग्रुप है इसके द्वारा भी, हमें लगता है कि जहाँ पर गरीब बच्चों को एजुकेशन हमें देनी चाहिए, उनमें सहयोग हम करते हैं। हमें ऐसे काम हम करते हैं, कुछ गरीब महिलाएं हैं
उनको रोजगार देने के लिए उनसे हम जैसे होली पर गुलाल बनवाते हैं, दिवाली पर उनसे दीपक बनवाते हैं, रक्षाबंधन पर राखी बनवाते हैं और उनको एक निरंतर हम रोजगार देने की जी। कोशिश करते हैं। हम कुछ ऐसे गरीब परिवारों के लिए साल में 2 बार उनके स्वास्थ्य की जांच कराते हैं, उनको जिसको कोई बीमारी है उनका उपचार की व्यवस्था करते हैं। और चूँकि महँगे टेस्ट होते हैं तो हम उनके विदाउट किसी भी चार्ज के, बिना Free कुछ of भी चार्ज लिए 1 साल में 2 बार फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ये कराते हैं। और इसी क्रम में जहाँ कुछ ऐसे गरीब परिवार की जो बहन बेटियां हैं, अवसर मिल जाता है कुछ संस्थाओं के द्वारा, तो उनको किसी को शिक्षा के लिए, किसी को विवाह के लिए, किसी को कोई रोजगार के लिए, जैसे भी ये मिलता रहता है उसके लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं कि उनका हम सहयोग कर सकें। तो उसके बाद में समाज में एक चेतना भी जागृति की आवश्यकता है कि हम समाज सेवा करते रहें, लेकिन उसका उपयोग और दुरुपयोग जब तक समाज को नहीं पता होगा तो आपको किसी भी काम को करने का वो पूर्ण लाभ मैं समझता हूँ कि नहीं मिलेगा। तो चेतना भी जागृत होनी चाहिए। जिस समाज के लिए हम सेवा भाव से काम कर रहे हैं, उस समाज को भी ये पता होना चाहिए कि हम अगर किसी भी रूप से एक छोटी सी भी कोई सेवा करने से अगर समाज में सहयोग कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए। ऐसा भाव जागृत होना चाहिए समाज में। तो सर, आप जो है हिंदी साहित्य प्रेमी मंडल से भी जुड़े हुए हैं लंबे समय से, और मैंने जो आपके बारे में देखा है कि 3 किताबें आपकी विमोचित भी हो चुकी हैं और मार्केट में आ चुकी हैं। तो एक लेखक के रूप में जो आपका अनुभव है, ये मतलब कितनी सारी प्रतिभाएं जो आपके अंदर छुपी हुई है, वो लेखक कैसे बाहर किस तरह से? बेसिकली ये मेरा सब्जेक्ट साहित्य था जी। तो मैंने हिंदी ऑनर्स से बीए किया, फिर हिंदी से एमए किया। चूँकि मैं साहित्य पढ़ता था तो रुचि मेरी शुरू से साहित्य में थी और उस रुचि को पूरा किया। स्वर्गीय श्री बृज शुक्ल घायल जी ने स्थापना की थी साहित्य प्रेमी मंडल की 1984 में। जी। तो मैं इस संस्था से एक अच्छे श्रोता के रूप में, मैं फाउंडर श्रोता कह सकता हूँ उसको। फाउंडर मेंबर तो मैं नहीं था, लेकिन फाउंडर श्रोता मैं था। जी। तो श्रोता के रूप में मैं जुड़ा और जुड़ कर के, चूँकि वो मेरे स्कूल में शिक्षक थे गुरुजी, तो उनसे मेरा स्नेह था। तो वो जुड़ते जुड़ते उसमें से ऐसा जुड़ा कि वो भार उन्होंने जब अस्वस्थ रहने लगे तो हमारे कंधे पर रखा, जिसमें उनके बड़े पुत्र डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जो अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, जी जी, और एक उनके साथ में थे वो ऐसे तो सरकारी विभाग में सेवारत हैं श्री निर्दोष शर्मा जी, और हम 3 लोगों पर ये जो उन्होंने जिम्मेवारी दी थी उसको निभाने का प्रयास कर रहे हैं कि साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा हम समाज में साहित्य की जितनी सेवा कर सकें, जितना प्रचार कर सकें, वह हम करने का प्रयास करते हैं। इस कड़ी में ये संस्था वर्ष भर में फिक्स है कि 10 मिनिमम कार्यक्रम करने हैं। अब कार्यक्रम कैसे करने हैं? कार्यक्रम तो कुछ भी आप कर दें, मनोरंजन के लिए कर दें। हमारा भाव सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, हमारा भाव है समाज को कुछ ना कुछ देना। जी। तो इसमें हम जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं, जी, उनके विद्यालय में जाकर के हम प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम करते हैं। उसमें से उन बच्चों में भी जो प्रतिभा है उनको भी हम अवसर देते हैं। ऐसे जो जेल में कुछ ऐसे समाज की मुख्य धारा से अलग जो हमारे नागरिक वहाँ रह रहे हैं, जी जी, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के प्रयास में एक हमारा भी ये सहयोग की भूमिका में हम रहते हैं कि एक कार्यक्रम हम जेल में जाकर के उनके लिए करते हैं। और आज बड़ी विडंबना है कि एक कुरीति के रूप में हमारे यहाँ पर वृद्ध आश्रम हो गए हैं। कुरीति इसलिए कहूँगा मैं कि हमारा देश जो है वो विश्वगुरु था। विश्वगुरु इसलिए था कि माता पिता को भी ईश्वर का जहाँ पर स्थान मिलता था, वहाँ आजकल बच्चे होते हुए भी और उनके पेरेंट्स वृद्ध आश्रम में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो वो एकाकी जीवन जी रहे होते हैं, तो उनके लिए वहाँ जाकर के एक हम कार्यक्रम करते हैं साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा।
इसी कड़ी में कुछ हम जो 5 नवोदित कवि अच्छा पढ़ रहे होते हैं उनके सम्मानित करते ऑल हैं। ओवर इंडिया? 3 हम ऐसे पूरे भारत में जी से हर राज्य से हम इसको देखते हैं। 3 जो हमारे वरिष्ठ कवि हैं जिन्होंने बहुत हमारे देश को और हमारे समाज को साहित्य के माध्यम से बहुत कुछ दिया है, उनको सम्मानित हम करते हैं। इस तरह से अनेक साहित्य की जो जो सीढ़ियां हैं उन हर सीढ़ी पर कोशिश करते हैं कि हम साहित्य का प्रचार प्रसार कर सकें। ये अवसर मुझे साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा मिलता है और इसका मैं हमेशा आभारी रहता हूँ हमारे गुरुजी स्वर्गीय ब्रज शुक्ल घायल जी, जो एक संत की तरह जिन्होंने सेवा की साहित्य की। उनको कोई किसी तरह का जो है ना स्वार्थ नहीं था। वो स्वयं कवि थे लेकिन कभी वो मंच पर माइक पर, जैसा आजकल आप देखेंगे ना कि मंच मिल जाए तो वो मंच पर बैठने का प्रयास करते हैं, एक बार माइक मिल जाए कवि को तो वो उसको नहीं छोड़ते। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने लिए माइक और मंच नहीं सजाया, हमेशा दूसरों को अवसर देने के लिए उन्होंने काम किया। और उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए हम भी उस माइक से और उस मंच से दूर रह करके और दूसरे लोगों को जब वहाँ पर खड़ा देख करके और जब वो आगे बढ़ते हैं तो हमें संतोष होता है कि हम जो हमें जिम्मेवारी मिली थी उसको करने में हम सफल हैं। तो सर, कभी जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, चाहे वो पुलिस के रूप में है या फौज के रूप में है, किसी भी रूप में जो हमारे देश के रक्षक हैं, क्या उनके बीच कभी जाके कोई ऐसा कार्यक्रम, देखिए साहित्य कोई प्रेमी प्लान मंडल है या कर लिया? नहीं, साहित्य प्रेमी मंडल बैनर को लेकर के उनके बीच में नहीं गया, लेकिन हमारे द्वारा कवि वहां पर भेजे जाते हैं। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल कई बार जा चुके हैं, पीके आजाद जा चुके हैं, और हमारे जो संपर्क में कवि होते हैं उनको जिनकी भी डिमांड रहती है तो हम उनको निःशुल्क, आप समझते हैं कि आजकल कवि जो है लिफाफा, मोटा मोटा लिफाफा लेते हैं, लेकिन वो जो भी उनका लिफाफा, उनका जो पारितोषिक है उसको हमारी संस्था वहन करती है और हम वहाँ सीमाओं पर कवि को देशभक्ति की कविता सुनाने के लिए और उनमें जज्बा भरने के लिए वहाँ पर निरंतर हमारे द्वारा कवि जाते रहते हैं। तो सर, मेरी मतलब इच्छा भी है और मैं समझता हूँ कि आपके दिल में भी शायद इस तरह की बात आई हो कि एक बैनर के तले जो साहित्य प्रेमी मंडल है, इस बैनर के तले हमारी मतलब जो देश रक्षक है उनके लिए कोई कार्यक्रम ऐसा हो सके तो मुझे भी, हाँ, हमें अवसर मिलेगा तो हमें भी खुशी होगी कि बैनर के तले, क्योंकि वहाँ पर कुछ उनकी फाउंडेशन होती हैं, जब सीमा पर जाते हैं उनके कैंप पे जाते हैं तो ये हो सकता है कि हम प्लानिंग के अनुसार हम ये करते हैं। लेकिन वहाँ से जब भी कभी ऐसा अवसर मिलेगा कि हमारे बैनर के तले के कार्यक्रम करने का, तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी और हम तुरंत उसको करने के लिए उत्सुक रहेंगे कि ऐसा अवसर हमें मिले, और मुझे विश्वास है कि मिलेगा ऐसा अवसर। सब चलो, हम मान लिया वहाँ बॉर्डर पे या उनके वहाँ नहीं जाके उन्हें डेडिकेट कर सकते हैं, हम किसी भी मतलब आयोजन स्थल पे उन्हें डेडिकेट करें कि भाई ये फोर्स के लिए है हमारा कार्यक्रम। हाँ, और वो कुछ जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं या जो कोई भी लोग आ सकते हैं, ऑन सर्विस हो या रिटायर्ड हो, जो फौज मतलब हमारी फौज से संबंधित हो, ये ऐसा एक कार्यक्रम आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ पहलवान जी, बहुत जल्दी देखने को आपको मिलेगा। चलो, मेरा सौभाग्य होगा और उम्मीद करूंगा कि पहले कर्मों की तरह ये भी बहुत ही सक्सेस होगा। तो अंत में सर, जो अभी आपकी 3 बुक्स आई हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि? हाँ, एक मैंने प्रेरणा देने के लिए बुक लिखी थी सरपंच जी, जो मेरे फैमिली के हेड थे, पिताजी मेरे। तो उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब उन्होंने एक 11 वर्ष की उम्र में एक फैमिली हेड होकर के और लीड किया अपनी फैमिली को, और परिस्थितियां बिल्कुल उनके विपरीत थी। उस विपरीत परिस्थितियों में कैसे 11 वर्ष का बालक और जीवन को संघर्ष से जूझते हुए और फर्श से अर्श पर लेकर के जाता है। तो ये एक ऐसे किसान परिवार की उसमें मैंने जीवनी लिखी थी जो दूसरे लोगों को प्रेरणा दे सके कि अगर हम ईमानदारी से, समर्पित भाव से और मेहनत हम करें तो उस मेहनत का फल मीठा ही मिलता है और ईश्वर जरूर देता है। तो ऐसी प्रेरणादायक वो किताब है सरपंच जी। और दूसरी पुस्तक मैंने लिखी जो मेरी यात्रा का वृत्तांत है, केदार से कैलाश तक। मैंने अनेक भारत में पद यात्राएं की हैं, पैदल यात्राएं की हैं, धार्मिक यात्राएं की हैं,
जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग किए हैं मैंने, सारे धाम किए हैं, सब मैं गया हूँ कैलाश मानसरोवर तक। तो ये अद्भुत और रोचक यात्रा मेरी रही। तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को शायद ये यात्रा करने का अवसर ना मिले, तो मैं इस भाव से लिखूं कि प्रतिदिन कैसे हम उस यात्रा को कर रहे हैं, क्या कठिनाइयाँ आती हैं, कैसा वातावरण है, कैसी भाषा है, कैसी बोली है, क्या वहाँ पर पेड़ पौधे कैसे हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है। इससे समाज को कुछ मिल सके, इस भाव को लेकर के दूसरी पुस्तक लिखी। और तीसरी एक मैगजीन है जो मेरे कला पर आधारित है। कला चूँकि मेरा सब्जेक्ट है, तो उसमें मैं वेस्ट मटेरियल को यूज़ करता हूँ और वेस्ट टू बेस्ट की थीम पर काम करता हूँ। तो सोसाइटी में वेस्ट को बेस्ट कैसे बनाया जाए, इसकी चेतना जगे और उनको इसकी जानकारी मिले, इस भाव को रखते हुए विनायका पत्रिका है वो। तो दोस्तों मुझे भी सौभाग्य मिला केदार से कैलाश तक पढ़ने का, और जब मैं वो पढ़ रहा था तो रियली मैं जो इनका लिखने की जो शैली ही बिल्कुल इस तरह से, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इस यात्रा का हिस्सा बना हुआ हूँ। बहुत ही सुंदर शैली है, और मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि वो बुक ज़रूर लें और पढ़ें उसे। और अगर मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूँगा आपको, बुक कहाँ से मिलेगी। और अंत में सर, आज के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आप एक नई क्रांति के साथ में जो अब समाज को दिशा देने के लिए एक अच्छे टॉपिक पर अपने भाव उनके वीडियो के माध्यम से समाज तक पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए समाज आपका आभारी रहेगा कि आप समाज को जागृत करने के लिए उन तक अच्छे विषयों पर आप चर्चा भेज रहे हैं। दूसरा, मैं समाज को ये बस सजेशन क्या है, मैं अपने भाव देना चाहता हूँ कि हम जो अभी हमारा देश करवट ले रहा है, युवा की सोच बदल रही है और देश अब चांद पर जाने की तैयारी में है। तो लेकिन हम अपने संस्कृति और संस्कारों के साथ में चांद पर जाएं तो हमारा देश जो है ना, वो दोबारा से विश्व गुरु बनेगा। हम जो भी काम करें उसमें ये ध्यान रहे हमारे कि हमारे संस्कार उसमें कहीं छुप ना जाएं, कहीं दब ना जाएं, हमारी संस्कृति कहीं पर विलुप्त ना हो जाए। अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, अपने सिद्धांतों को, अपनी जो भारत की अनेक भाषा, बोलियां, शैली, खान पान, सबको जीवंत रखते हुए विकास के मार्ग पर बढ़ें। और जिस भी आप क्षेत्र में आप अच्छा रुचि रखते हैं उसको जरूर समाज तक पहुंचाएं, अपने तक सीमित ना रखें। तो सर, एक अंत में मेरी एक इच्छा, कवि के रूप में भी आप हैं थोड़ा, जहाँ तक मैंने सुना भी है, तो 2-4 लाइन कुछ ऐसा संदेश देते हुए कुछ लाइनें हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, संदेश कविता के माध्यम से तो मैं इसलिए कि अभी आपने मुझे एकदम से पूछ लिया तो मैं मंच पर तो उनको सुनाता नहीं हूँ, लिखा हुआ मेरा जो है वो डायरी में है जो भी। लेकिन एक हमारे कवि हुए, मुझे उनकी बहुत अच्छी लाइनें ध्यान में आ रही हैं। वो उन्होंने लिखा, हमारे मंगल नसीम जी ने, कि परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना, हर एक निगाह तुझी पे है, तू ये ध्यान में रखना। परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना, हर एक निगाह तुझी पे है, तू ये ध्यान में रखना। और हर एक इम्तिहान में मंजिल करीब आती है, इसलिए खुद को हमेशा किसी ना किसी इम्तिहान में रखना। क्या बात है। और तू बोलता है तो मिश्री सी घुलती जाती है, तू बोलता है तो मिश्री सी घुलती जाती है, बस यही मिठास तू अपनी जबान में रखना। क्या बात है। तो दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी सी 4 लाइनें और एक बहुत बड़ा संदेश मैं समझता हूँ, खासकर युवाओं के लिए, जो राजेश डेढ़ा जी ने दिया। इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे लगातार प्यार दे रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये प्यार आपका हमेशा बना रहेगा। राजेश जी, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। मिलते हैं कोई सवाल
कोई विचार, कोई सजेशन आपको वीडियो के बारे में देना हो या कोई सवाल राजेश जी से हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।